नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित आज की वीडियो है, जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं रीट मेंस लेवल 1 या 2 हो सकती है, जिसकी मतलब कि अपन जो शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित आज का अपना टॉपिक है भाषा कौशल। ठीक है, भाषा कौशल से संबंधित अपन लगभग 30 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में लगभग वापस अपन 26 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, प्राथमिक स्तर पर जो संवाद शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली होती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पे जो मतलब कि संवाद शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली होती है वो किस नाम से जानी जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा अभिनय जो प्रणाली होती है, ये प्राथमिक स्तर पे जो संवाद शिक्षण प्रणाली होती है इसकी सबसे उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो आत्मीकरण के पश्चात जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसकी दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीकरण की दृष्टि से सबसे जो उपयुक्त वाचन होता है, आत्मीकरण यानी कि अर्थ ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, अर्थ ग्रहण से संबंधित मौन वाचन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता होती है। तो यहाँ पे जो बोलने की योग्यता होती है, इस किसके अंतर्गत योग्यता होती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आशुभाषण होता है इसके अंतर्गत बोलने की योग्यता होती है। ठीक है, आशुभाषण के अंतर्गत बोलने की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौखिक भाव का प्रकाशन साधन नहीं है। तो यहाँ पे जो मतलब कि कौन सा एक मौखिक भाव या प्रकाशन का साधन नहीं है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक भाव की बात की जा रही है। ठीक है, मौखिक यानी कि बोलकर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला, जो दीपावली पर जो लेख किया जाता है, दीपावली पर जो लेखन किया जाता है, इसमें मौखिक रूप से नहीं किया जाता। ठीक है, लिखित रूप से किया जाता है। बाकी अभिनय के अंतर्गत मौखिक रूप से किया जाता है, कहानी कथन के बारे में मौखिक है, बाकी संवाद वगैरह जो कि मौखिक रूप से किए जाते हैं, लेकिन जो लेख वगैरह लिखे जाते हैं ये लिखित रूप में लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है। तो यहाँ पे जो मतलब कि आंसर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि एक वाचन का आधार नहीं है। ठीक है, तो आधार की बात करें तो वाचन जो मुद्रा होती है एक मतलब कि वाचन का आधार होती है। ठीक है, आप किस तरीके से मतलब कि मुद्रा लेकर आप मतलब कि बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी एक छंदानु जो गति होती है, छंदानुगत वाचन शैली होती है, ये भी एक वाचन शैली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, वाचन का आधार होता है। बाकी भावात्मक जो आप किस भाव के साथ में मतलब कि वाचन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक आधार होता है। लेकिन जो अभिनय होता है, ये अभिनय मतलब कि इसके अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है, इसका आधार नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो जो शिक्षण कौशल होता है उनके विकास के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण कौशल के लिए किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, ये मतलब कि शिक्षण कौशल के विकास के लिए यूज में किया जाता है। ठीक है, शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण कौशल अपने मतलब कि जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वगैरह जो कौशल होते हैं, इसमें जो मतलब कि विकास, इनके विकास के लिए किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है, तो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का होता है। ठीक है, 5, 10 या 15 मिनट का मतलब सूक्ष्म शिक्षण होता है, जिसको माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है, और इस अवधि के एक ही कौशल का मतलब कि अभ्यास कराया जाता है। तो ये कौन सा अध्यापन प्रणाली कहलाता है। तो यहाँ पे मतलब कि अध्यापक अभ्यास के थोड़े से समय के लिए एक छोटे से समूह को चुनता है। ठीक है, और इस अवधि में मतलब कि एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, वो कौन सी प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अध्यापक की कौन सी प्रणाली कहलाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अध्यापक की एक सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है। ठीक है, सूक्ष्म प्रणाली यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसके अंतर्गत थोड़ा सा समय लिया जाता है। ठीक है, जो कि 10 या 15 मिनट का समय लिया जाता है, जिसमें मतलब कि एक कौशल का विकास किया जाता है केवल, या तो लिसनिंग या स्पीकिंग या रीडिंग या राइटिंग, इनमें से किसी एक कौशल का विकास किया जाता है, जो कि मतलब कि सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली, या दोस्तों मतलब कि सूक्ष्म जो अध्यापन प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत एक मतलब कि छोटा सा टॉपिक लिया जाता है, उसको पूरा करवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हस्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं। तो हस्त जो कौशल होते हैं उनका मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किसका करते हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हस्त कौशल के मूल्यांकन हेतु किसका प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक जो परीक्षा होती है, रचनात्मक कार्य जो कि हस्त कौशल के हाथों के द्वारा जो कौशल किया जाता है, वो मतलब कि रचनात्मक कार्य, रचनात्मक जो परीक्षाएं होती है उनके माध्यम से पता चलता है। ठीक है, रचनात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हस्त कौशल का जो मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो वाचन जो शिक्षण होता है दोस्तों, इसकी जो प्रमुख विधि है वो कौन सी कहलाती है? तो वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि वो कौन सी कहलाती है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मतलब कि अनुकरण विधि है और संप्रेषण जो विधि है, एक मतलब कि वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कहलाती है। ठीक है, अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या चीज़ होती है? तो वाचन जो शिक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो मौन वाचन शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे मौन वाचन का जो उद्देश्य कहलाता है वो मतलब कि एक तो तार्किक योग्यता का विकास करना। ठीक है, सोचने समझने की जो योग्यता होती है वो मौन वाचन के द्वारा मतलब कि अपन अर्थ ग्रहण को या फिर आत्मीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और मनन शक्ति का विकास भी दोस्तों मतलब कि मौन वाचन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मौन वाचन के अंतर्गत मतलब कि अपन मन ही मन में पढ़ते हैं और मन ही मन में मतलब कि अपनी शक्ति होती है उसका विकास करते जाते हैं। ठीक है, और तार्किक रूप से सोचते रह जाते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों है, दोनों का विकास एक साथ किया जाता है मौन वाचन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो लेखन जो शिक्षण होता है दोस्तों, इसकी जो मुख्य विधि वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो पेस्टोलॉजी विधि है, एक तो पेस्टोलॉजी विधि है जो कि लेखन विधि का एक मतलब कि शिक्षण विधि है, और अनुकरण विधि दोस्तों ये पे मतलब कि एक लेखन शिक्षण की विधि कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो वाचन जो शिक्षण होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वाचन शिक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, तो वाचन शिक्षण का जो उद्देश्य होता है इसका अपना रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो मतलब कि पढ़ने के कौशल को विकास करना और बोलने के कौशल को विकास करना। ठीक है, तो वाचन जो किया जाता है उसमें पढ़ा भी जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रेफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों जो कौशल है ये वाचन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो शब्दों का जो शुद्ध उच्चारण होता है उसका विकास किसके माध्यम से किया जाता है? तो शुद्ध उच्चारण की बात की जा रही है। ठीक है, उच्चारण, तो उच्चारण तो केवल वाचन शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाचन शिक्षण के अंतर्गत केवल उच्चारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो वाचन शिक्षण के जो मुख्य प्रकार होते हैं वे कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेष स्वर वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन, ये सभी के सभी प्रकार है जो कि एक वाचन शिक्षण के जो प्रकार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब कि एक तो शेष स्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है, जो कि वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मतलब कि जो शेष स्वर जो वाचन होता है इसके मतलब कि दो प्रकार और हैं। एक तो अपना आदर्श वाचन हो जाएगा शेष स्वर वाचन का, एक तो आदर्श वाचन है, एक अनुकरण वाचन भी दोस्तों ये शेष स्वर वाचन का ही प्रकार होता है। ठीक है, शेष स्वर वाचन के दो प्रकार है, एक तो आदर्श वाचन है, एक अनुकरण वाचन है। ठीक है, बाकी जो वाचन शिक्षण के जो मुख्य जो प्रकार है, एक तो शेष स्वर है, एक मौन वाचन है। ठीक है, और शेष स्वर दो प्रकार के, एक तो आदर्श एक अनुकरण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी लेखक के मुख्य पक्ष, जो हिंदी लेखन का जो मुख्य पक्ष होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी लेखन का जो मुख्य पक्ष है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे मतलब जो पाठ्य वस्तु होती है ये, और सुलेख और जो भाषा संबंधी जो भी मतलब कि जितनी भी जानकारी होती है ये सब के सब हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोंटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मोंटेसरी जो विधि होती है इसका उपयोग किस में करते हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेसरी विधि है इसका उपयोग किस में करते हैं? लेखन शिक्षण के अंतर्गत मोंटेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोंटेसरी विधि का किस में उपयोग किया जाता है? तो लेखन शिक्षण में मतलब कि मोंटेसरी विधि का मतलब कि यूज किया जाता है। ठीक है, और मोंटेसरी के द्वारा ही मतलब बताया गया है कि सबसे पहले जो अगर बच्चे के जो विकास करना है तो वो लेखन कौशल का विकास करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग का विकास करना चाहिए। सबसे पहले मतलब कि लिखने का विकास होता है मोंटेसरी विधि के अनुसार। ठीक है, मारिया जो मोंटेसरी है इसके अनुसार सबसे पहले मतलब कि किसका यूज करना चाहिए? लेखन का यूज करना चाहिए। लेकिन जो मतलब कि जो अपना जो जनरली जो सामान्य रूप से जो मतलब जो कर्म होता है वो किस रूप में होता है? सबसे पहले मतलब कि सुना जाता है, उसके बाद बोला जाता है, फिर मतलब कि पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। लेकिन जो मारिया मोंटेसरी ये क्या कहती है? सबसे पहले लिखाओ फिर पढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाए? लेखन शिक्षण से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, शेष स्वर वाचन का मुख्य पक्ष कौन सा होता है? तो शेष स्वर जो वाचन है दोस्तों, इसका मुख्य पक्ष क्या कहलाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समवेत जो वाचन होता है, समवेत वाचन और व्यक्तिगत जो वाचन होता है, ये मतलब कि शेष स्वर वाचन के मुख्य पक्ष कहलाते हैं। ठीक है, शेष स्वर जो वाचन होता है इसके दो प्रकार है। सबसे पहले जो प्रकार है, एक तो आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन है। ठीक है, और जो अनुकरण जो वाचन होता है, शेष स्वर वाचन के दो प्रकार है। ठीक है, एक तो आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन। ठीक है, तो अनुकरण जो वाचन है इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो समवेत वाचन होता है, एक व्यक्तिगत वाचन होता है। ठीक है, अनुकरण वाचन के अंतर्गत एक तो समवेत वाचन है, एक व्यक्तिगत वाचन, यानी कि एक तो सामूहिक रूप से जो वाचन किया जाता है, अनुकरण किया जाता है, वो एक अनुकरण कहलाता है, समवेत वाचन। ठीक है, और एक मतलब कि व्यक्तिगत रूप से अनुकरण किया जाता है, वो व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही होने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है? तो भाषा सीखने का जो स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है? तो सबसे पहले अपन सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन बोलना, फिर सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। ठीक है, लेकिन जो मारिया मोंटेसरी है दोस्तों, उसने सबसे पहले किसको पहले नंबर पे दिया? तो लिखना को सबसे पहले नंबर पे दिया। ठीक है, मारिया मोंटेसरी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला पढ़ाना और वर्णमाला लिखाना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो वर्णमाला पढ़ाने से पहले, वर्णमाला पढ़ाना और लिखाना सबसे पहले दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य करवाया जाता है? तो सबसे पहले मतलब कि कौन सा कार्य किया जाता है? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मतलब कि वर्णमाला सबसे पहले पढ़ाई जाती है, उसके बाद लिखाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलता के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है? तो यहाँ पे कौन सा कार्य होता है जो कि अर्थ ग्रहण की कुशलता के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो वर्णन होता है, वर्णन। ठीक है, वर्णन करने के बाद दोस्तों मतलब कि कोई भी टॉपिक होता है उसका अच्छे से वर्णन या डिस्क्रिप्शन या कर देते हैं, तो यहाँ पे अपना मतलब कि एक अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ को अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। तो अर्थ को ग्रहण करने की जो अच्छी कुशलता होती है वो किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो यहाँ पे वर्णन के द्वारा की जाती है। ठीक है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य कराना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले कौन सा कार्य करवाना चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने में सबसे पहले मौखिक कार्य करवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी भाषा है उसको पढ़ने लिखने से पहले उसको बोलना सीखना सबसे मतलब कि छोटी पगडंडी, यानी कि छोटी पगडंडी का मतलब सबसे सीधा काम है। ठीक है, सबसे मतलब कि कम समय किस में लगता है? बोलना सीखने में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी पगडंडी बताया गया है कि किसके द्वारा बताया गया है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये परिभाषा देने वाले किटसन है। ठीक है, किटसन ने कहा है कि भाषा पढ़ने और लिखने से पहले मतलब कि अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहलाता है, अगला क्वेश्चन है, सुंदर व शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? तो सुंदर और शीघ्र लेखन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो कौन सी हैं? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुंदर और मतलब कि शीघ्र लेखन के लिए सबसे आवश्यक बात है उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि लेखन का अभ्यास करवाना चाहिए। तो सुंदर लेखन के मतलब कि शीघ्र लेखन, इसमें लेखन का अभ्यास होता है और अक्षरों की जो बनावट होती है इसका मतलब कि ज्ञान करवाया जाता है, और कलम पकड़ने की जो उपयुक्त विधि होती है इसका भी मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल होता है सुंदर लेखन और शीघ्र लेखन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को श्रुत लेख लिखवाने की उपयोगिता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो छात्रों को जो श्रुत लेख होता है वो लिखवाने की उपयोगिता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो श्रुत लेख होता है वो क्यों लिखवाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती है उसको सुधारने के लिए श्रुत लेख लिखवाया जाता है। ठीक है, श्रुत लेख किसके लिए लिखवाया जाता है? तो वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती है उसको सुधारने के लिए श्रुत लेख लिखवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर लेखन के अभ्यास के लिए उपयुक्त कौन सा है? तो सुंदर लेखन के लिए जो उपयुक्त है कौन सा होगा अभ्यास के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर लेखन के लिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुलेखन है, अनुलेख होता है जो कि एक सुंदर लेखन के लिए मतलब कि एक अभ्यास होता है। ठीक, उपयुक्त अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो लिखना सिखाते समय दोस्तों कौन सी बात पे ध्यान देना चाहिए? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखते समय। ठीक है, लिखाते समय
किस बात का सबसे पहले ज़्यादा ध्यान दिया जाता, तो लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो, ठीक है। लेखन का जो चक्कर होता है वो सबसे अधिक लंबा ना हो, क्योंकि जो ज़्यादा लंबा जो अगर मतलब कि लेखन का चक्कर होगा तो बच्चा मतलब कि उस चीज़ से उब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो चक्कर होना चाहिए वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला है हिंदी से संबंधित, हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख जो उपागम है उनसे संबंधित कुछ 15-20 क्वेश्चन है जो कि आपको मैं करवा दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।